नमस्कार। आज हमारे साथ वो हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जो देश की महिला राजनीति को नया मोड़ दे रही है, जो देश की महिलाओं की हक और हिस्सेदारी की बात करते हुए हमेशा सामने आती हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन व मुख्य वक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी। मैम, आपका मेरे और उर्वशी की तरफ से वॉर रूम के न्याय संवाद कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद सदन जी और उर्वशी जी। मैं आज इस कार्यक्रम के तहत आपसे देश प्रदेश के कुछ ज्वलंत मुद्दों और खासकर नारी सम्मान और नारी न्याय के मुद्दों पर बातचीत करना चाहती हूँ, जिसमें हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस के न्याय पत्र पर तो जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर आपका और पार्टी का क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो न्याय पत्र है वो बड़ा क्रांतिकारी है। ये न्याय पत्र एक कमरे में बैठकर 10 दिन के अंदर, जैसे भाजपा ने अपना घोषणा पत्र बनाया, 30 मार्च को उनकी कमेटी का गठन हुआ था और 13 को उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च भी कर दिया था, क्योंकि अडानी जी के यहाँ से एक चिट्ठी आई होगी, उसी को कॉपी पेस्ट करके घोषणा पत्र बनाना था। जो मनमर्जी आया वो बना दिया। हमारा घोषणा पत्र जो है वो कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई तक जब राहुल जी ने यात्रा करी, जो लोग उनसे मिले, दिसंबर से जो हमारी कमेटी गठित थी वो जिन जिन शहरों में गई, ये लोगों की अपेक्षाओं का, उनकी आकांक्षाओं का, उनकी आशंकाओं का, उनकी दिक्कतों का एक समाधान बनने की कोशिश की गई है। ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये लोगों की आवाज़ है और इसका जो वेबसाइट भी थी वो आवाज़ भारत की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं पर देश की झलक है और हमने हर उस वर्ग, हर उस समस्या के समाधान की बात करी है जो 10 साल में नरेंद्र मोदी ने विकराल रूप से खड़ी करी है। वो समस्या बेरोजगारी की है, वो महंगाई की है, वो आर्थिक असमानता की है, वो महिलाओं की है, वो बदहाल किसानों की है, वो शोषित होते हुए श्रमिकों की है और वो हाशिए पर रह रहे उन लोगों की है जिनकी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है हम आगे बढ़कर इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे जो न्याय के मुक्त स्तंभ हैं, युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, उसी के बलबूते पर हमारा ये मैनिफेस्टो बना है। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू मोदी जी तो बनता ही है। अगर वो ना होते तो इतने डाउनलोड ना होते, इतने लोग हमारा मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं। आज हमारा मैनिफेस्टो देश ही में नहीं, विदेश में भी पढ़ा जा रहा है। विदेश में भी प्रोफेसर्स पढ़ पढ़ के अपनी टिप्पणी दे रहे हैं कि हमने ये मैनिफेस्टो पढ़ा। अगर मेरे हाथ में ये मैनिफेस्टो होता अभी तो मैं आपको जरूर दिखाती कि हमारे मैनिफेस्टो के 46 पृष्ठ हैं और 46 पृष्ठों में 15,329 शब्द हैं। ये हमारा मैनिफेस्टो है, 46 पन्नों का है, 15,329 शब्द हैं। एक भी वो शब्द, एक भी वो बात जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इसमें दिखा दें, मैं अगली बार से अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करूंगी। इस डंके की चोट पर मैं मैनिफेस्टो की पैरवी करती हूँ। मैम, मेरा दूसरा सवाल आपसे, लगातार बढ़ते क्राइम में जो क्राइम रेट्स बढ़ ही रहे हैं देश और प्रदेश में, हम देख रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार में महिलाएं असुरक्षित हैं? आपको नहीं लगता कि असुरक्षित हैं? पिछले 10 सालों में इस देश ने एक अलग परिस्थिति देखी है। देखिए, महिलाओं के खिलाफ जहां पर भी क्राइम होता है, जहां पर भी गलत होता है, वो सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। वो कांग्रेस शासित राज्य भी हो सकता है, वो बीजेपी शासित राज्य भी हो सकता है। एक सभ्य समाज में 76 साल बाद आजादी के एक औरत के साथ क्राइम होना, उसका बलात्कार होना, उसका शोषण होना, ये सभ्य समाज के नाम पर धब्बा, ये परिवारों की परवरिश पर सवाल उठाता है। लेकिन ऐसी क्राइम होने के बाद सरकारें क्या करती हैं, किस तरह की नीतियां बनती हैं, संरक्षण आरोपी को मिलता है या पीड़िता को मिलता है, ये हम में और उनमें अंतर है। आप शुरू से देख लीजिए, उन्नाव रहा हो, उन्नाव में अपने विधायक को बचाते रहे जब तक कोर्ट ने नहीं बोला गिरफ्तारी हो। वो हत्या और बलात्कार दोनों के दोषी पाए गए। चिन्मयानंद, इनके बड़े पूजनीय नेता, किन किन कारणों से जेल गए सबको पता है। उसके बाद इनके एक एमएलए राम गौड़, वो पता चला कि उन्होंने पॉक्सो के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची का शोषण किया था, दोषी पाए गए। हाथरस में 2:30 बजे रात को आपको उस लड़की को क्यों जलाना पड़ रहा है बिना माँ बाप के? आप लखीमपुर चले जाइए, वहां पर औरत का चीरहरण हो रहा है। अंकिता भंडारी उत्तराखंड में, आपने उसको जिस्म फरोशी के लिए धक्का दिया, उसने मना किया, उसकी हत्या कर दी, सबूत मिटाने के लिए आपने बुलडोजर चला दिया। पूरा उत्तराखंड आज सवाल पूछता है, जब कोई बीजेपी का जाता है उसके साथ न्याय कब होगा? बीजेपी के नेता का लड़का उसमें इन्वॉल्व है। आप बाकी सब छोड़ दीजिए, इस देश की सबसे होनहार बेटियां जो इस देश के लिए मेडल लाई, जिन्होंने इस देश का सीना गर्व से चौड़ा किया, मान बढ़ाया, जिनके साथ मोदी जी ने हाथ मिलाया, जब वो यौन शोषण का आरोप लगाती हैं तो उनके आरोपी को संरक्षण दिया जाता है, लड़कियों को जमीन पर बूटों तले रौंदा जाता है।
तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों के खिलाफ जिस तरह का षड्यंत्र, जिस तरह का व्यवहार बीजेपी ने किया है, ये आरएसएस की परवरिश है। आरएसएस में औरतों को, आधी आबादी को दोयम दर्जा दिया जाता है। आरएसएस में औरतों की भर्ती तक नहीं है। एक प्रमुख औरत नहीं भर पाई क्योंकि उनके यहाँ एक इकाई नहीं है औरत की। जो जिस संस्था में औरत का प्रतिनिधित्व ही नहीं है, वो औरत की अपेक्षाओं को, उनकी आशंकाओं को, उनकी दिक्कतों को कैसे समझेंगे? वो औरत को दोयम दर्जा देंगे और ऐसे ही ट्रीट करेंगे। जब नरेंद्र मोदी हमारी पूर्व अध्यक्षा को कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, जिनका पति शहीद हुआ, जब वो एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, जब वो ये कहते हैं कि लड़की की तस्वीर अचार के डिब्बे पे लगा दो, अचार बिकने लगेगा, जब वो मंगलसूत्र पर सवाल उठाते हैं, तो वो दाम्पत्य निभाती हुई हर ब्याहता पर सवाल उठाते हैं। वो हमारी सरहद पर जिन लोग कुर्बान हुए उन शहीद की विधवाओं पर सवाल उठाते हैं। वो 700 किसानों की विधवाओं पर सवाल उठाते हैं। वो सोनिया गांधी के मंगलसूत्र पर सवाल उठाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा करती हैं? ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? आप इनकी महिला नेत्रियों से पूछ लीजिए कि कितना सम्मान इनकी पार्टी में होता है। महिला आयोग की अध्यक्ष जो हैं वो विशुद्ध राजनीति करती हैं। उनको मणिपुर नजर नहीं आएगा, उनको उत्तराखंड नजर नहीं आएगा, उनको खिलाड़ी बेटियां नहीं नजर आएंगी, उनको विपक्ष नजर आता है। तो कहां से बेटियां सुरक्षित होंगी यहाँ पे? तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है और नारी न्याय की जिसमें बात की गई है, वो वाकई देश की महिलाओं को सशक्त कर पाएगा? 100%। सशक्तिकरण के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक सशक्तिकरण होता है कि आप कानून बना के सशक्तिकरण करिए, कानून बना के उनको कुछ चीजें दीजिए। हम वो करने जा रहे हैं। हम हर तबके की महिला की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गरीब महिला के सशक्तिकरण का तरीका है उसके हाथ में डायरेक्ट पैसा दो। डायरेक्ट पैसा दीजिएगा, वो स्वावलंबी बनेगी, उसके हाथ में आर्थिक मदद आएगी, वो जरूर उससे परिवार का भला करेगी, अपना भला करेगी। 1 लाख रुपए सालाना, मतलब 8500 रुपए महीना इस गरीब परिवार की औरत को देने से उनकी तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। हम बात करते हैं युवा लड़कियों की। आपकी जैसी बेटियां जो इस देश में सरकारी नौकरियों में जाना चाहती हैं, 50% आरक्षण की हम बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए। ये क्रांतिकारी कदम है और मुझे फक्र है अपने नेता पर। एक पुरुष है राहुल गांधी, और उन्होंने पहली बार जन संवाद में सार्वजनिक रूप से उस बात की चर्चा करी जिसकी बात की चर्चा दुनिया करती है लेकिन हम नहीं करते हैं। अनपेड डोमेस्टिक लेबर। आपकी माएँ, आपकी भाभियां, आप खुद जो हम लोग घर पे काम करते हैं, परिवार का भरण पोषण, खाना बनाना, घर देखना, बच्चे पालना, सफाई करना, इसका कहां पर कोई उल्लेख है? ये मान लिया जाता है एक औरत का काम है, लेकिन ये अनपेड लेबर है। और मैं एक यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें था कि इस अनपेड लेबर का जो पैसा है वो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज के टॉप लाइन के बराबर है। तो राहुल जी इसकी बात कर रहे हैं, अधिकार मैत्री की बात हो रही है। तो मुझे लगता है सशक्तिकरण के भी 3-4 स्तंभ होते हैं। एक आर्थिक स्वावलंबन होता है, एक महिलाओं की सार्वजनिक भूमिका होती है, एक आप ये इंश्योर करते हैं कि वो राजनीति में आए। हमारा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बदला रायपुर अधिवेशन के बाद, हमने कहा कि 50% आरक्षण हमारे यहाँ दलित, ओबीसी, पिछड़े, माइनॉरिटी, महिला और युवाओं का होगा। तो ये बहुत बड़ा हमने एक लीप ऑफ फेथ लिया है और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मैनिफेस्टो में जिस तरह की चीज़ें महिलाओं के लिए हैं वो ज़रूर मुखरित होंगी। मैम, जहां इंडिया गठबंधन लोगों को हक और हिस्सेदारी और एकजुट करने की बात कर रहा है, वहीं मोदी सरकार बार बार हम पे जो आरोप लगा रही है कि हम जातिगत जनगणना से बंटवारा करना चाहते हैं देश का, इस पे पार्टी का क्या कहना है? जातिगत जनगणना एक वो ख्याल है, एक वो प्रिंसिपल है, एक वो आइडिया है। अगर 76 साल बाद आज़ादी के भी हम इस पर बहस कर रहे हैं, ये अपने आप में एक शर्मनाक चीज़ है। इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश के पिछड़े करीब 70, 75, 80% आबादी है। उनका क्या प्रतिनिधित्व है? और जातिगत जनगणना से क्या पता चलेगा? जातिगत जनगणना से ये जरूर पता चलेगा कितने दलित, कितने पिछड़े, कितने आदिवासी है, लेकिन साथ में ये भी पता चलेगा, क्योंकि जातिगत जनगणना आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण है, ये भी पता चलेगा कि सामान्य वर्ग, जिनको सो कॉल्ड अपर कास्ट कहा जाता है, उसमें ठाकुर, ब्राह्मण, कायस्थ जो भी लोग आते हैं, बनिया, उनके यहाँ जो गरीब लोग हैं उनको कैसे नीतियों से राहत मिले, उनके लिए कैसी नीतियां बनाई जाए। तो जातिगत जनगणना सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए नहीं, जातिगत जनगणना से पता चलेगा कि इस देश में किस वर्ग की क्या स्थिति है और किस तरह का नीति निर्माण होना चाहिए। जातिगत जनगणना को अगर मैं छोटे लफ्जों में समझाना चाहूं, आपके पैर में चोट लग गई,
अब डॉक्टर इस पर पट्टी बांधेगा या इस पर प्लास्टर लगेगा या इसको फिजियोथेरेपी होगी, इसका जो फैसला है वो एक्सरे से होगा कि आपकी हेयरलाइन टूटी है, आपकी पूरी हड्डी टूटी है, आपका लिगामेंट रप्चर हुआ है। ये एक्सरे है जातिगत जनगणना। मोदी जी सदन में कहते हैं मैं जातिगत जनगणना को फेवर करता हूं, सदन के बाहर इस पर भ्रम फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी गरीब विरोधी हैं और उनका गरीब विरोधी चेहरा सामने नजर आ रहा है। जैसे कि आपने अभी लोगों के अधिकारों की बात की, तो आपको क्या लगता है कि जो संविधान देश की जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज देश की जनता उसकी सुरक्षा के लिए सामने आ गई है। तो मोदी सरकार का जो कहना है, उनके नेताओं का बार बार कहना है कि सत्ता में आते साथ ही संविधान को बदला जाएगा। तो इस पर एक नेता होने के नाते तो ठीक है, लेकिन एज अ इंडियन सिटीजन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका क्या पक्ष है? मेरे लिए इस देश का संविधान सबसे बड़ा और सबसे बहुमूल्य ग्रंथ है। इस देश के संविधान ने मुझे वो ताकत दी है जिससे मैं अपनी सरकार चुन सकूं। इस देश के संविधान ने मुझे मेरी अभिव्यक्ति की ताकत दी है। इस देश के संविधान ने मुझे वो आजादी दी है जो एक पुरुष के समान है। दुनिया में तमाम विकसित देश है जहां पर औरत को वोट का राइट नहीं था, लेकिन मेरे संविधान ने पुरुष, स्त्री, गरीब, अमीर, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग से आप आए, आपको समानता का अधिकार दिया है। इस देश के सबसे गरीब और सबसे अमीर आदमी के वोट का एक महत्व है, यह हमारे संविधान के चलते है। इस देश में एक रेहड़ी रिक्शा चलाने वाला और एक प्रधानमंत्री भी एक वोट का हकदार है, ये हमारे संविधान ने दिया है। हमारे संविधान ने यह हक दिया कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो तो आप सड़कों पर आकर उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि संविधान को बचाने के लिए ये देश प्रतिबद्ध है। और जब देश को लगा और लोगों की बातों से, इनकी बातों से लगा कि संविधान के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते हैं, तो ये देश उठ खड़ा हुआ है। इस देश के बुजुर्ग, इस देश की महिलाएं, इस देश के पुरुष, इस देश का पिछड़ा, इस देश का अगला वर्ष समझ रहा है कि संविधान नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे। संविधान की सुरक्षा के लिए आज देश पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और संविधान के साथ खिलवाड़ करने की नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है। ये मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। डरपोक लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते। मेरा अगला सवाल आपसे, जहां भारत विश्व गुरु बनना चाह रहा है, वहीं दूसरी तरफ मोदी की गारंटी में 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की बात की है। क्या यही है हमारा मजबूत और विकसित भारत? विश्व गुरु आप जिसको कहती हैं, उस देश को विश्व गुरु बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। विश्व गुरु बनने निकले थे, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। आज इस देश का ये हाल है कि बाहर का मीडिया हमारे देश के बारे में उस तरह से चर्चा करता है कि शर्म आती है। हमारे देश में लोकतंत्र को तार तार करता हुआ बीजेपी की वॉशिंग मशीन, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के दुरुपयोग के चलते जो सत्ता का नंगा नाच नरेंद्र मोदी ने किया है, वो दुनिया के सामने है। मेरा अपना मानना है कि गरीबों को और गरीब बनाने का और सिर्फ अमीरों के लिए नीति निर्माण करने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और अपने हक का हनन देखते हुए इस देश का मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब उठ खड़ा हुआ है और वो इस चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। ये इंडिया का 2004 इंडिया शाइनिंग मोमेंट होने जा रहा है। इंडिया शाइनिंग के दौरान भी मुझे याद है 2004 में मैं पत्रकार थी, बड़ी बड़ी होर्डिंग, बड़े बड़ी विज्ञापन छपते थे, टीवी पर सिर्फ इंडिया शाइनिंग दिखता था। पहले चरण के मतदान के बाद पता चल गया था कि बत्ती गुल है इस इंडिया शाइनिंग की, और वही पहले चरण के मतदान के बाद अभी भी पता चल गया। मैम, आखिरी में बस मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि महिलाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए, और फिलहाल में लोकसभा का जो दौर चल रहा है उसमें देश की महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए आपका क्या संदेश है? 9 पुरुष और 3 महिलाएं, 10 पुरुष और 3 महिलाएं इस कमरे में है, इसलिए आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि क्यों आना चाहिए, सवाल ये है कि क्यों नहीं आना चाहिए। आप देश की आधी आबादी है, आपको हक है कि नहीं है कि आप उस टेबल पर बैठे जहां पर इस देश का नीति निर्माण होता है। आपको हक ये है कि नहीं है कि आप परिवारों की दिक्कतों को ज्यादा बेहतर समझती हैं। और स्टडी आफ्टर स्टडी कहती है, 10 पुरुष शायद मुझसे नाराज भी हो जाए इस कमरे में, लेकिन महिलाएं ज्यादा बेटर मल्टीटास्कर होती हैं, ज्यादा संवेदनशील होती हैं, ज्यादा समर्पण होता है महिलाओं में, क्योंकि आप एक हम लोगों के अंदर है, वी आर नर्चरर्स एट वन लेवल। तो जरूरी है कि महिलाएं अपनी उन गुणों के साथ जब नीति निर्माण करती हैं तो लोगों का भला होता है। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, परिवार के साथ, पढ़ाई दवाई के साथ महिला ज्यादा बेटर समझती है बनिस्बत पुरुष। तो बिल्कुल आना चाहिए। अगर आधी आबादी 2024 में 76 साल बाद आजादी की ये पूछे कि क्यों आना चाहिए, ये अपने आप में दिक्कत तलब है। आप जैसी लड़कियों को, आप जैसी महिलाओं को आगे आना चाहिए और लोगों को प्रेरित करना चाहिए और सवाल ये पूछना चाहिए,
हम क्यों नहीं आगे आए और कौन वो ताकत है जो हमें रोक सकती है? जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे न्याय संवाद में समय देने के लिए। धन्यवाद।